फिजिक्स के डीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अनसॉल्व्ड सीरीज में 2023 के सभी अनसॉल्व्ड कंप्लीट हो चुके थे और 2025 का पहला अनसॉल्व्ड दूसरा अनसॉल्व्ड के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज दूसरे अनसॉल्व्ड के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेट 2 है 346 जेटी। 5 क्वेश्चन तक दूसरे पार्ट में कंप्लीट हो चुके थे, तो इस पार्ट में खंड या प्रश्न संख्या 6 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को कैसे प्रयुक्त करते हैं ये बताना है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए, यानी सरल परिपथ बनाना है, इसकी कार्यविधि को समझाना है। तो देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 और P2 हैं। इस प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती धारा को आरोपित करते हैं या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को इस पर आरोपित करते हैं। ये द्वितीय कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली के S1 और S2 सिरे हैं। S1 सिरे को डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं तथा S2 सिरे को डायोड के N सिरे से जोड़ देते हैं और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया जाता है जिस पर निर्गत वोल्टेज को प्राप्त कर लिया जाता है। अब ये तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है जाकर, अब इस धारा का अर्धदिष्टकरण होना है। देखिए फिर ध्यान से सुनेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी आधी तरंग का दिष्टीकरण होना है, पूरी तरंग का नहीं होना है। तो आधी तरंग का दिष्टकरण होगा तो केवल ऊपर वाले ही भाग रह जाएंगे, नीचे वाले भाग का दिष्टकरण नहीं हो पाएगा, तो वो भाग ग्राफ में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। देखते हैं, पीएन संधि डायोड एक अच्छा दिष्टकारी है। जब ये अग्रदिशिक होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध निम्न होता है, यानी जब ये अग्र अभिनत में होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध निम्न होता है। जब धारा प्रवाह के लिए निम्न होगा प्रतिरोध तो आराम से धारा प्रवाहित हो जाएगी। जब यह पश्च दिशिक होता है यानी उत्क्रम अभिनत में होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध उच्च होता है। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात धारा केवल अर्ध चक्र में ही प्रवाहित होती। कब प्रवाहित होती है? जब डायोड अग्र अभिनत में होता है। जब डायोड पश्च अभिनत में होता है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि पश्च अभिनत में प्रतिरोध ज्यादा होता है, संपूर्ण चक्रों में नहीं। अर्थात एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करेगा। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच आरोपित करते हैं, जैसा कभी चित्र में बताया था। लगाते हैं, इसकी द्वितीय कुंडली S1 S2 है। S1 संधि डायोड के P सिरे से जोड़ा गया है तथा S2 लोड रेजिस्टेंस RL के द्वारा संधि डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है। निर्गत वोल्टेज RL के सिरों के बीच प्राप्त होता है जाकर। ठीक है, कार्यविधि देखते हैं। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जब S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है। फिर ध्यान से देखें, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जब S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, अतः RL में धारा प्राप्त होगी, क्योंकि अग्र अभिनत में प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो आसानी से धारा प्रवाहित हो जाएगी। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान S1 ऋणात्मक हो जाता है और S2 धनात्मक हो जाएगा। अब S1 जुड़ा हुआ किससे है? P से, और S2 किससे जुड़ा हुआ है? N से। तो ऋणात्मक जब धनात्मक से जुड़ता है तो ये किस अभिनत में होता है जाकर? उत्क्रम अभिनत में, जिससे संधि डायोड पश्च अभिनत में या उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। इस अर्धचक्र के दौरान RL में लगभग शून्य धारा होती है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अतः अर्ध तरंग दिष्टकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय परंतु आंतरायिक तथा स्पंदमान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो निर्गत वोल्टेज होती है वो एक दिशीय होती है। एक दिशीय का मतलब क्या है?
दिष्ट धारा बन गई है जाकर, परंतु आंतरायिक, आंतरायिक का मतलब बीच बीच में गैप है जाकर, एवं स्पंदमान पल्सेटिंग होता है। निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज के केवल अर्धचक्र भाग में ही होती है, अतः इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दिष्टकरण कहते हैं। यानी जो निर्गत वोल्टेज होता है वो निवेशी वोल्टेज के केवल अर्ध भाग में ही होती है जाकर, कंप्लीट भागों का दिष्टकरण नहीं होता, केवल अर्ध भाग में ही होती है, अतः इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दिष्टकरण कहते हैं। अथवा वाले को देखते हैं। एक अल्फा कण बी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक कितना है Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी स्मॉल r हो तो सिद्ध कीजिए r बराबर 14.4 Z/b एंगस्ट्रॉम जाकर। यानी एक अल्फा कण दे रखा है और दूसरा है नाभिक। अल्फा कण क्या कर रहा है, नाभिक के निकट जा रहा है और नाभिक के निकटतम जाने की दूरी इसकी कितनी है, स्मॉल r है। तो बताना है कि स्मॉल r का मान इतना होगा जाकर। देखते हैं, अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है और नाभिक पर धनावेश होता है और अल्फा कण का जो संकेत होता है वो 2He4 होता है जाकर। तो इसमें दो इसका परमाणु क्रमांक, इसका मतलब क्या, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, तो नाभिक है तो 2 प्रोटॉनों के बराबर इसमें धनावेश होगा जाकर। यहां पर एक नाभिक ले लिया है जिसका परमाणु क्रमांक Z है जाकर और Z है जाकर। अब Z कोई भी संख्या हो सकती है, तो अगर परमाणु क्रमांक Z है तो इस पर आवेश प्लस का Ze होगा जाकर। और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली है, r ले ली है। तो माना अल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी स्मॉल r है, तो इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा जब निकट पहुंच जाएगा जाकर तो कण रुक जाएगा अल्फा कण। क्यों? क्योंकि इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है और इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा जाके। तो जो उस समय दूरी रही होगी वो मान ली है दूरी कितनी है, स्मॉल r है, दोनों के बीच की जाकर। तो उस समय जब रुक जाएगा, स्थित हो जाएगा, तो जब स्थित हो जाएगा तो उस समय उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा दो आवेशित कणों के बीच में होती है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r जाकर। तो वही U बराबर 1/4πε0 Q1 का मतलब होता है अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश कितना है, प्लस का 2e, तो यहाँ पर लिखनी है प्लस का 2e। अगला क्या है, Q2 मतलब क्या है, नाभिक पर आवेश। नाभिक पर आवेश कितना है, प्लस का Ze, तो ऊपर प्लस का Ze लिख लिए। दोनों के बीच की दूरी उसमें r थी तो यहाँ पर हम r लिख लिए हैं जाकर। तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 गुणा में 2Ze²/r जा। यदि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k हो तो अंतिम स्थिति में ये U में परिवर्तित हो जाएगी। अब जैसे शुरुआत में जब अल्फा कण नाभिक की तरफ आ रहा था तो उस समय क्या थी, उसमें गतिज ऊर्जा थी। जब मैक्सिमम, जब उसके नियर अबाउट बिल्कुल आ जाता है जहां पर रिपल्सन फोर्स एकदम मैक्सिमम हो जाता है, यानी जहां पर प्रतिकर्षण अधिकतम हो जाता है, वहां पर कण रुक जाता है जाकर। तो जब पहले गतिज ऊर्जा आ रहा हो, गतिज ऊर्जा k से आ रहा होगा, बाद में वो किस में बदल जाएगा, U में बदल जाएगा। तो भाई यहाँ पर लिखे हैं k बराबर U और U का मान अभी हम ज्ञात कर लिए हैं जाकर। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे जब, तो r भाग में है, यहाँ किस में पहुंच जाए, गुणा में। तो r बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2Ze²/k हो जाएगा। k कहाँ चला जाएगा, नीचे, समीकरण नंबर 1 डाल दिए। अब गतिज ऊर्जा देखते हैं। गतिज ऊर्जा होती है k बराबर QB। k बराबर QB, देखिए B बराबर होता है W/Q। अगर यहाँ से W निकालेंगे तो हो जाएगा B इंटू में Q, और जो कार्य होता है वही क्या होती है, ऊर्जा। तो K बराबर हो जाएगा BQ या फिर QB जाकर। यही यहाँ पर हम किए हैं जाकर। तो K बराबर होता है QB जाकर। तो K बराबर अल्फा कण पर जो आवेश है वो कितना है, प्लस का 2e, और विभवांतर है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है जाकर। समीकरण 1 से अब ये मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 1/4πε0 गुणा में 2Ze²/2EB। भाई 2Ze² तो पहले से था, नीचे था k, और k का मान कितना रख दिए हैं, प्लस का 2EB। तो प्लस का 2EB मान रख दिए हैं। तो e से e कट गया, 2 से 2 कट गया,
तो बचेगा 1/4πε0 गुणा में ZE/b, ZE/b हो जाएगा जाकर। अब 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, और यहाँ पर E का मान लगाए तो 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का आवेश होता है। Z/b, तो Z हमको पता ही नहीं ना B पता है, तो ये ऐसे रहने दिए। तो देखते हैं R बराबर हो जाएगा 14.4 × 10⁻10, ये Z/b, इन दोनों की गुणा कर ली जाकर। ये 14.4 रहेगा 10⁻10, अगर मीटर में है तो इसको अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 10⁻10 हट जाएगा, तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिख ली है। यहाँ पर Z/b था, यहाँ पर Z/b लिख ली है जाकर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रवाह क्या है, इसके नियम लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर EH न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते किसे हैं, इसके बारे में। फिर इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के हमको नियम लिखने हैं कि कब कब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी और कब कब घटना नहीं होगी, यानी उसके कुछ नियम हैं, उनको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण जो है 1/2 mv² बराबर में EH न्यू माइनस का न्यू नॉट की स्थापना करनी है जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आया है, तो देखते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति कौन सी होती है, देहली आवृत्ति, और उससे अधिक आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देखते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। कब होगा, जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी जाकर। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 1 दिया है, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती। यानी जो दर होती है, जो dN/dt होता है, वो समानुपाती किस पर होती है, तीव्रता I पर होती है जाकर। यानी जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा जाके उतना ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ज्यादा होगा, उतने ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा जाकर। पहला ये। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इन्होंने बताया है कि संख्या तो चेंज हो जाएगी तीव्रता से, लेकिन अगर हम कहें कि अधिक तीव्रता का प्रकाश डाल दें तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा भी चेंज हो जाए तो वो नहीं होगी जाकर। तीसरा नंबर देखते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। कहने का मतलब ये है जाकर, जो E के होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू के जाकर। यानी जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम बढ़ाते जाएंगे, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी जाकर। अगला नंबर देखते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। बताए भी थे, जो न्यू नॉट होता है इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। तो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, वरना कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। 5वां नंबर देखते हैं। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात कोई भी समय पश्चात नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जैसे ही जो प्रकाश होता है वो धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में
कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश गिरेगा धातु के पृष्ठ से, तुरंत वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई फोटान गिरता है तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है जाकर, यानी कोई भी प्रकाश जो है, प्रकाश फोटान होता है, किसी धातु के पृष्ठ पर गिरेगा तो उसकी ऊर्जा कितने रूपों में व्यय होगी? दो रूपों में व्यय होती है। ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन में, अर्थात इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, यानी ऊर्जा का कुछ भाग किसमें व्यय हो जाता है? कार्यफलन। और कार्यफलन कहते किसे हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। यानी कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में व्यय होगी जाकर, तथा शेष भाग उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी आपतित जो फोटान की ऊर्जा थी वो दो रूपों में व्यय होगी, एक तो कार्यफलन और दूसरा जो उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में भी प्राप्त हो गई। तो फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू, कार्यफलन होता है डब्ल्यू और गतिज ऊर्जा होती है ई के जाकर। तो ई के को यहीं रखेंगे, डब्ल्यू को हम इधर ले आते हैं तो डब्ल्यू माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा एच न्यू माइनस का डब्ल्यू जाकर। कार्यफलन का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है यहाँ पर? देहली आवृत्ति है जाकर। तो ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट जाकर। ई के क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एम ए एक्स का स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। अधिकतम है तो वेग भी अधिकतम होगा, तो यहाँ वेग अधिकतम कर दिए हैं बराबर, यहाँ से एच कॉमन निकाल दिए हैं तो एच कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा न्यू माइनस का न्यू नॉट जाकर। इस समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं जाकर। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी कितनी है? 0.06 मीटर। तो सबसे पहले दूरी नोट कर लेते हैं, तो r बराबर 0.06 मीटर हो गया है। समान धारा, तो यानी समान धारा और तार कितने हैं? दो तार हैं, तो I1 बराबर I2 बराबर I यहाँ पर मान लिए हैं जाकर। एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल, देखिए समान दिशा में प्रवाहित हो रही तो बल कौन सा होगा? आकर्षण बल। आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है जाकर, यानी एकांक लंबाई पर जो बल है जाकर वो 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है जाकर। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी I1 और I2 का मान हमको ज्ञात करना है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, तो बल होता है F/L बराबर में होता है μ0/2 पाई होता है गुणा में I1 I2/R होता है। ये दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल का सूत्र है जाकर, जो कि एकांक लंबाई पर लग रहा है। अब F/L का मान कितना दिया है? 3 × 10⁻³ μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷। I1 I2 दोनों के मान I हैं, क्योंकि समान धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो I गुणा में I यहाँ भी हो गया। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी, जो कि 0.06 दे रखी है जाकर, तो I और I मिलके I स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर भाग में, इधर किस में जाएगी? गुणा में, तो ये गुणा में आ गई। ये चीज गुणा में है तो ये कहाँ जाएगी? इधर आके भाग में, तो ये भाग में होगी। हल करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻³ और गुणा में 10⁵ जाकर। अब प्लस का 5 है, माइनस का 3 है जाकर। जब आधार समान होता है तो घातों को आराम से हम जोड़ सकते हैं जाकर। तो यहाँ 5 में से क्या होगा? -3 चला जाएगा, 2 बचेगा। 10⁵2 का मतलब क्या है? 100, तो यहाँ हो जाएगा 900। तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900 वर्गमूल लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे तो I बराबर हो जाएगा 30 एम्पियर, यानी दोनों तारों में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी I1 बराबर I2 बराबर में कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है जाकर क्वेश्चन ये।
प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। यंग के द्विझर्री प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर कितना है, लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, के है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, यानी तीव्रता निकालनी है जहां पथांतर कितना हो, λ/3 है जाकर है। फिर ध्यान से देखें, जब पथांतर हमको लैम्डा दिया है तो तीव्रता कितनी है, के है जाकर, और जब पथांतर हमको दिया है λ/3 तब तीव्रता क्या है, क्वेश्चन मार्क, तब तीव्रता पूछी है। एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया गया है जाकर, और एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करने का मतलब क्या है, दोनों जो तरंग स्रोत होंगे जाकर द्विझर्री होंगी तो दोनों झर्री से समान तीव्रता का प्रकाश गुजरेगा क्योंकि एक वर्णी प्रकाश है जाकर। देखते हैं, तीव्रता का सूत्र होता है व्यतिकरण में I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई जाकर है। समान तीव्रता है तो समान तीव्रता के लिए क्या करेंगे, I1 बराबर I2 बराबर में I0 हो गया है। सबके मान यहाँ रख दिए, यहाँ I0 हो गया, यहाँ प्लस में 2 I0 गुणा में I0 हो गया, cos फाई हो गया है जाकर। ये 1 I0 मिलके क्या हो गया, 2 I0, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर I0 स्क्वायर था तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 2 I0 cos फाई जाकर। 2 I0 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस में cos फाई जाकर, तो आ जाएगा 2 I0। 1 काटने वाला cos में सूत्र लगा दिए तो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर फाई बटे 2 माइनस का 1 जाकर है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया जाकर, तो I बराबर आ जाएगा 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, और समीकरण नंबर इसको हम 1 डाल देंगे। जब पथांतर लैम्डा होता है तो उस समय तीव्रता कितनी है, के है जाकर। तो अब क्या करेंगे, हम कलांतर और पथांतर वाला सूत्र लगाएंगे। तो कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई अपान में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स जाकर है। तो कलांतर तो फाई रहा, 2 पाई अपान लैम्डा हो गया, पथांतर कितना है, लैम्डा है तो यहाँ पर लैम्डा रख दिए, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो फाई बराबर कितना बचेगा, 2 पाई। तो तीव्रता का सूत्र, अब तीव्रता वाले में जाते क्योंकि फाई हमको पता लग गया है, तो तीव्रता का सूत्र I बराबर 4 I0 हो जाएगा, cos स्क्वायर यहाँ फाई बटे 2 है जाकर, तो हो जाएगा 2 पाई अपान में 2 जाकर, तो 2 से 2 कट जाएगा। उस समय तीव्रता कितनी है, के, तो यहाँ हो जाएगा I की जगह के आ जाएगा, ये 4 I0 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई जाकर। अब cos पाई का मान होता है -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, यानी के बराबर आ जाएगा 4 I0 जाकर, तो यहाँ से I0 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा के अपान में 4 जाकर। अब देखते हैं, जब पथांतर डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाता है, λ/3 हो जाता है, तब तीव्रता हम मान ली कितनी है, I डैश जाकर। तो कलांतर और पथांतर के सूत्र से फिर आते हैं जाकर, तो फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा इंटू में पथांतर यानी डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स है कितना, λ/3 है, तो λ/3 हो गया, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 पाई/3 जाकर। तो I डैश बराबर हो जाएगा 4 I0, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो 4 I0 हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, cos फाई का मान अभी आया है 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 ये रख दिए, 2 यहाँ पे था, यहाँ लगा दिए, बाहर स्क्वायर लगा दिए हैं जाकर, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 4 I0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा cos पाई/3। पाई/3 का मतलब होता है 180 बटे में 3 जाकर, जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री जाकर, तो वही 60 डिग्री, ऊपर स्क्वायर था, हम स्क्वायर यहाँ पर लगा दिए हैं, तो ये 4 I0 हो गया। cos 60 का मान होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं, तो 4 I0 हो जाएगा, गुणा में 1/4 हो जाएगा जाकर, हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो I डैश बराबर बचेगा I0 जाकर, और I0 का मान कितना था, के अपान में 4 था, यानी जब पथांतर λ/3 हो जाएगा जाकर तो जो तीव्रता I डैश हो जाएगी वो के अपान में 4 हो जाएगी जाकर। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, एक पतली झिर्री के द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, यानी पतली झिर्री के द्वारा हमको विवर्तन दिखाना है, वो भी एक वर्णी प्रकाश के लिए जाकर। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए, और केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है जाकर उसकी कोणीय चौड़ाई के लिए हमको व्यंजक भी प्राप्त करना है जाकर। तो देखते हैं, माना एक पतली झिर्री AB है जिसकी चौड़ाई स्मॉल e है जाकर,
कागज के तल के लंबवत है। झिर्री पर एक वर्णी प्रकाश पुंज उत्तल लेंस से समांतरित होकर आपतित होता है। किस पर? झिर्री पर आपतित होता है। फिर ध्यान सुनिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत यस है, वहां से एक वर्णी प्रकाश पुंज निकलता है, लेंस से होते हुए समांतरित होकर लेंस पर पड़ता है, लेंस उसको समांतरित करता है और फिर उसको कहां पर फोकस कर देता है? उस झिर्री ए बी पर जाकर। झिर्री से विवर्तित प्रकाश एक दूसरे उत्तल लेंस यल के द्वारा लेंस के फोकस तल में रखे पर्दे एक्स वाई पर फोकस किया जाता है। फिर क्या रखा हुआ है? झिर्री के आगे जो एक लेंस रखा है, उस लेंस के फोकस तल में एक पर्दा एक्स वाई रख दिए हैं। जब यहां से प्रकाश गुजरता है झिर्रियों से, फिर लेंस के द्वारा वो फोकस होकर कहां पर पहुंचता है? उस पर्दे पर फोकस होता है जिस पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है जाकर, जिससे वहां पर क्या मिलता है? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। देखते हैं चित्र को एक बार। यस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश पुंज गुजर रहा है, ये एक लेंस है जाकर। तो उत्तल लेंस क्या करता है? फोकस से आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कर दी। ये समांतर प्रकाश किरणें, और ये ध्यान रखेंगे यस कहां पर स्थित है? इस लेंस के फोकस पर स्थित है, तभी ये घटना होगी, वरना नहीं होगी। ए बी क्या है? एक झिर्री है जिसके बीच की दूरी ई है जाकर है। तो यहां से जो प्रकाश किरणें यहां से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के अनुसार। ये द्वितीयक तरंगाएं क्या होती हैं? जो विचलित नहीं होती हैं, जो सीधे जा रही हैं जाकर, वो इस लेंस से होते हुए ओ बिंदु पर फोकसित होती हैं, क्योंकि ओ बिंदु क्या है? इस लेंस का फोकस है जाकर। और जो विचलित हो जाती हैं जाकर, वो फोकस कहाँ होती हैं? पी बिंदु पर होती हैं जाकर। और ध्यान रखें, जो ओ बिंदु पर फोकस हो रही हैं वो समान कला में होती हैं जाकर। किस कला में होती हैं? समान कला में। जबकि पी बिंदु पर जो द्वितीय तरंगाएं फोकस होती हैं जाकर, वो विपरीत कला में फोकस होती हैं जाकर। अब देखते हैं कि इन दोनों में पथांतर कितना है। तो यहां से एक लंबवत लाइन खींच देते हैं बी के। तो बी के जो है इतना ही अंतर है इस वाली द्वितीय तरंगा के पथ में और इस वाली द्वितीय तरंगा के पथ में जाके। तो बी के हमारा क्या हो जाएगा? पथांतर हो जाएगा। मान लीजिए ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा जाकर। आगे देखते हैं, झिर्री ए बी से द्वितीय तरंगाएं निकलती हैं। झिर्री ए बी से क्या होती हैं? द्वितीय तरंगाएं निकलती हैं। जो द्वितीय तरंगाएं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, यानी जो द्वितीय तरंगाएं विचलित नहीं होती हैं, वे फोकस के द्वारा ओ बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। बताए थे जो विचलन नहीं होगा तो वो ओ बिंदु पर फोकस हो जाएंगी जाकर। और ये द्वितीय तरंगाएं समान कला में होती हैं, यानी ओ बिंदु पर जो द्वितीय तरंगाएं मिलती हैं वो कैसी होती हैं? समान कला में होती हैं। ये सभी ओ बिंदु पर दीप्ति बैंड बनाती हैं, क्योंकि अगर समान कला में होगा जाकर प्रकाश तरंगे मिलती हैं जाकर, तो वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां पर दीप्ति बैंड प्राप्त होगा जाकर। तो दीप्त बैंड बनाती हैं। इस बैंड को मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, यानी जो बीच ओ पर प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। अधिकांश द्वितीय तरंगाएं ओ बिंदु पर ही फोकस हो जाती हैं, यानी अधिकतर द्वितीय तरंगाएं कहाँ फोकस हो जाती हैं? ओ बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। जो द्वितीय तरंगाएं झिर्री ए बी से कोण थीटा पर विवर्तित होती हैं, जो द्वितीय तरंगाएं झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, वे पी बिंदु पर फोकस होती हैं। ये तरंगिकाएं झिर्री ए बी से तो समान कला में चलती हैं, लेकिन जब पी बिंदु पर पहुंचती हैं तो वहां भिन्न भिन्न कला में ये पहुंचती हैं जाकर। ठीक है, ओ तथा पी बिंदु पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगाओं के बीच में पथांतर कितना है? बी के है। तो बी के बराबर लैम्डा हो गया। समीकरण नंबर इसको 1 डाल दी। समकोण त्रिभुज ए के बी में जाकर, एक समकोण त्रिभुज है ए के बी में, एक बार चित्र देख लेते हैं। ये ए है, ये के है, ये बी है जाके। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की निष्पत्ति लें जाके, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण जाकर। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती। कोण ये, इसके सामने भुजा ये होगी बी के, तो ऊपर हो जाएगा बी के जाकर। नीचे क्या है? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण कितना है? ए बी। ये हो जाएगा ए बी जाकर। तो बी के तो ऐसे ही रहेगा जाकर, और ए बी हमारा क्या है? ई जाकर। तो अगर बी के का यहां से मान निकालेंगे जाकर तो हो जाएगा ई साइन थीटा जाकर, ई साइन थीटा।
वही यहां पर किया है। समकोण त्रिभुज ए के बी में क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर में बी के अपान में ए बी हो जाएगा, बराबर में लैम्डा अपान में ई हो जाएगा जाकर। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब P बिंदु पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगाओं के बीच पथांतर λ/2 है। वैसे भी P बिंदु पर जो द्वितीयक तरंगाएं पहुंच रही हैं वो विपरीत कला में पहुंच रही हैं, यानी भिन्न भिन्न कला में पहुंच रही हैं। तो वहां पर क्या हमको प्राप्त होगा, निम्निष्ट प्राप्त होगा। और निम्निष्ट के लिए या फिर मिनिमा के लिए जो पथांतर होता है वो कितना होता है, λ/2 होता है। अतः P बिंदु पर यम बे निम्निष्ट के लिए जाकर, यानी P बिंदु पर अगर यम बा निम्निष्ट बने जाकर तो B के बराबर क्या हो जाएगा, यम लैम्डा। समीकरण नंबर इसको 3 डाल दी है। अब समीकरण 2 व 3 से तो E साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, यम लैम्डा। समीकरण नंबर 4 जहां यम बराबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये निम्निष्ट के लिए है जाकर। अब यम बे उच्चिष्ट के लिए देखते हैं। तो उच्चिष्ट के लिए E साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2m + 1 इंटू में λ/2, क्योंकि ध्यान से सुने, दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच में एक उच्चिष्ट प्राप्त होगा, तो उच्चिष्ट उन दोनों के बीच में प्राप्त होगा जाकर। तो अगर यहां पर पहले में लैम्डा प्राप्त हो रहा है, दूसरे में 2 लैम्डा प्राप्त हो रहा है, तो कोई कहे भाई निम्निष्ट की स्थिति बताओ, तो हम क्या कहेंगे, लैम्डा प्लस में 2 लैम्डा डिवाइड में 2, यानी क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में लैम्डा। तो वही यहां पर हम किए हैं जाकर। अब लैम्डा बराबर जब 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3 λ/2, यानी 3 λ/2 कितना हो जाएगा, 3 λ/2 हो जाएगा। तो 2m प्लस में λ/2 ये उच्चिष्ट के लिए हो गया, समीकरण नंबर 5 हो गया। अगर यहां से साइन थीटा का मान निकालें तो ई कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और साइन थीटा अगर लगभग थीटा के इक्वल हो जाए तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस λ/e। पहले के लिए बात करते हैं, निम्निष्ट वाले के लिए, तो λ/e। फिर दूसरा m बराबर 2 रखोगे तो प्लस माइनस 2 λ/e, इस हिसाब से चलता चले जाएगा जाकर। ऐसे ही अगर उच्चिष्ट के लिए देखें तो m बराबर 1 2 3 रखेंगे और साइन थीटा बराबर होगा थीटा के, तो e कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 3 λ/e प्लस माइनस 5 λ/e प्लस माइनस 7 λ/e जाकर। यानी उच्चिष्ट हैं ये तो ऑड नंबर मिलेंगे, विषम संख्या में मिलेंगे, और जो निम्निष्ट हैं वो सम और विषम दोनों संख्याओं में हमको प्राप्त होंगे जाकर। अब देखते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जाकर। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच की कोणीय दूरी, यानी देखिए ये चित्र रहता है जाकर इस तरह से, तो ये बनेगा फिर ये बनेगा तो ये बनेगा, तो ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया। ये पहला निम्निष्ट इधर हो गया, पहला निम्निष्ट इधर हो गया, तो इनके बीच की जो कोणीय चौड़ाई है यानी 2 थीटा है जाकर, उसी को हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जाकर। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो कोणीय चौड़ाई यानी 2 थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 λ/e जाकर, क्योंकि थीटा का मान कितना है, λ/e इधर के लिए है और λ/e इधर के लिए होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 λ/e जाकर। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए। इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया ये बताना है जाकर। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल देख लेते हैं। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कर विकिरण प्रयोग के आधार पर परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल दिया था, जिसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश सूक्ष्म भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक में उसका समस्त धनावेश होगा और समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है जाकर। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। 10⁻10 मीटर त्रिज्या किसकी होती है, परमाणु की जाकर। तो वो खोखला गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है।
अब इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होगा, तो परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा जाकर, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस। तीसरा, नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। आकर्षण बल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर है ऋणावेश और नाभिक होता है धनावेशित, तो विपरीत आवेशों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस हो गया है। अब बोहर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया उसको डिस्कस करते हैं। तो वैज्ञानिक नील बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि नील बोहर ने किसके सिद्धांत का उपयोग किया था रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए? तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। देखते हैं कैसे दूर किया। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है जाकर, यानी सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि सभी कक्षाओं में घूम सकते हैं। बोहर ने बताया केवल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? 1, 2, 3 के गुणांक के रूप में जाकर। और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? स्थायी कक्षाएं कहते हैं। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा उनका उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, और इन कक्षाओं को ही हम क्या कहेंगे? स्थायी कक्षाएं कहते हैं जाकर। जब इलेक्ट्रॉन इन अस्थायी कक्षाओं में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन जब नहीं करेगा तो उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी तो वह अपने पथ पर घूमता रहेगा, नाभिक में नहीं गिरेगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। फिर ध्यान सुनिए, रदरफोर्ड ने बताया था कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो कक्षा की त्रिज्या लगातार घटती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाएगा। जबकि बोहर ने बताया कि इन स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में नहीं गिरेगा, और नाभिक में गिरेगा नहीं तो परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। किसी परमाणु से ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। इन्होंने बताया कि जब कोई परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तभी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, वैसे नहीं करेगा जाकर। अर्थात किसी परमाणु से उत्सर्जित ऊर्जा में केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगें होंगी जाके, यानी सभी आवृत्तियों की तरंगें नहीं होगी, कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंगें होंगी जाके। अर्थात जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा? रेखीय होगा। जबकि रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार प्राप्त स्पेक्ट्रम जो था वो सतत था, लेकिन सतत नहीं होता है, रेखीय है। ये बोहर ने सिद्ध करके दिखा दिया था। इसीलिए बोहर का मॉडल रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने में सफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं अथवा वाला, नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए। यानी नाभिकों का वर्गीकरण करना है, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए उसकी विशेषताएं भी लिखनी है जाकर। तो विभिन्न नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इस आधार पर नाभिकों का निम्न वर्गीकरण किया गया है। क्यों वर्गीकरण किया गया? क्योंकि सभी में प्रोटॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। नंबर 1, समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। तो एक ही तत्व के बे परमाणु, एक चीज ध्यान रखिएगा, समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जाकर। तो एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब जब एक ही तत्व के परमाणु हैं तो एक तत्व के कितने भी परमाणु हो उन सब परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
अब न्यूट्रॉनों की संख्या जब भिन्न भिन्न होगी तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, अतः एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इन्हें आइसोटोप्स भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो देखिए यहाँ भी एक प्रोटॉन, यहाँ भी एक प्रोटॉन, यहाँ भी एक प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन का क्या मतलब होता है? देखिए ये होता है Z, ये होता है A जाकर। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो होता है A माइनस का Z जाके। तो 1 से 1 घटाएंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना है? 0। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, न्यूट्रॉन कितना है? 1। यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो न्यूट्रॉन कितना है? 2। यानी 0, 1, 2। तो न्यूट्रॉन अलग अलग हैं सब में, इसीलिए क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं जाकर। समस्थानिक की विशेषताएं देख लेते हैं। ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। किसी एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती। क्यों समान रहती? क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, और अगर परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होता है, और परमाणु क्रमांक ही डिसाइड किसको करेगा? रासायनिक गुण को जाकर। नेक्स्ट, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी रासायनिक गुण डिपेंड करता है परमाणु क्रमांक पर जाकर है, और भौतिक गुण जो हमारे डिपेंड करेंगे जाके वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करेंगे जाकर। तो समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो इसीलिए भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। संभारिक, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या तो समान होती है। न्यूक्लियन का मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या, परंतु प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। फिर ध्यान सुन ले, संभारिक का मतलब जिसमें परमाणु भार समान हो। परमाणु भार का मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान का संख्या का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन अर्थात न्यूक्लियन समान हो तो ऐसे कहलाते हैं संभारिक। लेकिन उनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है क्योंकि तत्व अलग अलग होते हैं जाकर, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे 1H3 है और 2He3 है जाकर, तो देखेंगे यहाँ भी 3 द्रव्यमान संख्या है, यहाँ भी 3 द्रव्यमान संख्या है, यानी ये एक दूसरे क्या हैं? संभारिक हैं। ऐसे 6C14, ये 7N14 जाकर, तो यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14, यानी दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये क्या होंगे? संभारिक होंगे जाके। संभारिकों की विशेषताएं देख लेते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होता है। क्यों? ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं और अलग अलग तत्वों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। संभारिकों के नाभिक अलग अलग तत्वों के होते हैं, अभी बताए थे। जब अलग अलग तत्वों के होंगे तो नाभिक भी अलग अलग तत्वों के होंगे जाकर। इनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं जाकर। अब इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएंगे जाके। भौतिक गुण इसलिए अलग अलग है क्योंकि तत्व चेंज हो गया। रासायनिक गुण इसलिए अलग अलग है क्योंकि उनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है जाकर। तीसरा है समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स, इसको आइसोटोन्स भी कहते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 3Li7 4Be8 जाकर, तो यहाँ देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन, यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन है, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ भी देखिए समान है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे जाकर। विशेषताएं देख लेते हैं। ये अलग अलग तत्वों के नाभिक होते हैं, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये Li है, ये B, अलग अलग तत्व हैं। यहाँ हाइड्रोजन, ये हीलियम, यहाँ भी अलग अलग तत्व हैं, तो ये अलग अलग तत्वों के नाभिक होते हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, अभी बताए हैं। इनमें परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है। देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या 3 है, यहाँ पर 4 है जाकर। तो समन्यूट्रॉनिकों में जो द्रव्यमान संख्या होती वो भी भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक है वो भी भिन्न भिन्न होता है।
इस प्रकार 2025 का दूसरा सेट कंप्लीट होता है, तीसरा सेट बहुत ही जल्द आएगा।